करते हैं फोर्स एंड मोशन। यही चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर 5। और अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ेंगे मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन स्क्वायर्ड मोमेंटम। ठीक है, इट कैन आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर्ड मोमेंटम। देखें, आपको इसकी डेफिनेशन जो एग्ज़ाम में आएगी कि मोमेंटम क्या है, तो आप मोमेंटम उसका फार्मूला, ठीक है, उसका यूनिट, तो ये आपको लिखनी होगी। मोमेंटम क्या है? मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी स्क्वायर्ड मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, यानी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, यानी इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है, momentum describes are characteristics of motion of a body which are followed under the same momentum. Heavy body moves slow, light body moves fast. सीधी सी बात ये है कि जो वजनी चीज़ होगी, भारी चीज़ होगी, वो स्लो मूव करेगी और जो हल्की होगी वो तेज़ मूव करेगी। ठीक है, तो अब क्या है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मैंने आपको बताया मोमेंटम क्या होता है, बस ये आप याद रखें फार्मूला। मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, यानी मास इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम। P इज इक्वल टू एम वी, या P, ठीक है ना, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। आपको पता है मास जो है वो क्या होता है? m होता है, और वेलोसिटी जो है वो v से जाहिर करते हैं, यानी फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला और याद, और इसका यूनिट जो होता है वो होता है P इज इक्वल टू N इंटू एस। ठीक है, ये आप मोमेंटम से मुतालिक चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन बी स्टेटेड एज द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम। टोटल मोमेंटम जो होता है वो कोलिजन यानी टकराव से पहले और बाद में आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा जो है वो सेम होता है। आगे हम जो है वो इसकी एग्जांपल से समझते हैं, बस ये डेफिनेशन है जो आपको ऐसे ही याद करनी है। अब आप आ जाइए मैथमेटिकली हम इसको कैसे जो है वो देखते हैं। इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, अगर कोई एक्सटर्नल सिस्टम फोर्स जो है वो सिस्टम पर एक्ट नहीं करती, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम। इन टाइम नहीं बल्कि सेम होगा, कि जो टोटल मोमेंटम का सिस्टम वो क्या होगा? वो सेम होगा। ठीक है ना, यानी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो है वो मोमेंटम सेम रहेगा। अब कैसे? जब आप इसी एग्जाम्पल से आप समझें, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। फ़र्ज़ करें एक बॉडी है, इसी चीज़ को जो ये डेफिनेशन है हम इसको प्रूफ करेंगे सारा। ठीक है, और ये ड्राइव हम करेंगे इक्वेशन। अब आप ये देखें कैसे हुआ। एक बॉडी है जिसका मास है m1, एक और दूसरी बॉडी है जिसका मास है m। यहाँ पे जो है ये चीज़ याद रखें कि u1 जो है वो बिफोर कोलिजन जो है वो वेलोसिटी को जाहिर कर रही है, बिफोर कोलिजन, टकराव से पहले, v1 u1 और u2। ठीक है, क्या हुआ? m1 मास 1 है, m2 मास 2 है, u1 जो है वो वेलोसिटी 1 है और u2 वेलोसिटी 2, लेकिन कब? बिफोर कोलिजन, टकराव से पहले। उसके बाद जब ये आपस में दोनों मास टकराते हैं, ये F1 और F2 यानी दोनों फोर्स जो है आपस में से जब कोलिजन हो जाता है, तो अब क्या होगा? इसका हो गया m1 मास m1 मास m2, और अब v1 v2 वेलोसिटी क्या हो गई आफ्टर कोलिजन? v1 v2, u1 से v1, u2 से v2, याद रखें। अब यही चीज़ को मैं यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखें, यही चीज़ है। मास ऑफ बॉडी 1 क्या था? m1। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 क्या थी? v1। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? अब लाजमी बात है m मल्टीप्लाई बाई v होता है ना, m और तो क्या हो जाएगा? m1 u1। ठीक है,
अब हम दूसरी बॉडी को देखते हैं, ये बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। तो इसका मास क्या होगा, मास ऑफ बॉडी 2 m2 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 u2, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी 2, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 u2। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई बिफोर कोलिजन। अब देखें टोटल कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इनिशियल, यानी क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लें m1 v1 प्लस m2 u2। क्लियर हो गई बात। अब आ जाइए आफ्टर कोलिजन, हम देखते हैं मास ऑफ बॉडी 1 m1, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, दोनों का प्रोडक्ट कर लें मल्टीप्लाई m1 v1। अब आप मास 2 पे देखते हैं, मास ऑफ बॉडी 2 m2, वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी v2 और फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी, दोनों का प्रोडक्ट कर लें m2 v2। ठीक है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फाइनल कितना हो गया m1 v1 प्लस m2 v2, यानी दोनों का प्रोडक्ट। ठीक, ये आपने जो है वो बिफोर कोलिजन कर लिया और ये आपने आफ्टर कोलिजन कर लिया। ठीक है, अब टोटल मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आपको पता है सेम रहेगा, जैसा हमने पढ़ा एज पर डेफिनेशन। अब दोनों की वैल्यू रख दें, ये वैल्यू क्या थी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, और फाइनल की आती है m1 v1 प्लस m2 v2, विच इज़ द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आप इस को जो है वो मैथमेटिकली आपने प्रूव कर दिया। अब एक और सवाल आता है कि डिफरेंस लिखें मास और वेट का, मास और वेट का। तो देखें मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडीज का मास, किसी भी जिस्म में मादे की मकदार जो है वो क्या कहलाती है, किसी भी जिस्म में मादे की मकदार क्या कहलाती है, मास, जितना उसमें मास होगा क्वांटिटी उसकी। और वेट क्या होता है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। और वेट क्या होता है, कोई भी चीज़ को जिस्म अर्थ जो है ज़मीन जिस कशिश से अपनी जानिब खींचती है सेंटर की जानिब, उसका वेट कहलाता है। मास को m से जाहिर करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई m, और वेट को किससे जाहिर करते हैं, w से, इट इज़ डिनोटेड बाई w। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, मास की कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती। ठीक है, और ये हमेशा नीचे की जानिब होता है, एक्स ऑलवेज डाउनवर्ड। इसकी डायरेक्शन नहीं होती तो यकीनन ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे होती है तो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट जो है वो क्या होता है, केजी। मास को किस में नाम थे, केजी में। और भी सिस्टम में दिया है, एमकेएस सिस्टम में केजी में, सीजीएस में ग्राम, एफए। तो आपको बस ये याद रखना है, एमकेएस सिस्टम में केजी में नाम करता है और एमकेएस सिस्टम में वेट जो है वो न्यूटन में नाम। ठीक है ना, मैथमेटिकली इसका फार्मूला होता है m इजिकल टू W/g, और इसका फार्मूला होता है W इजिकल टू mg। ठीक है, यानी ये दोनों आपने, ये W/g और ये क्या है, W इजिकल टू mg, ये आपने इसका डिफरेंस जो है वो कर लिया सारा। ठीक है, अब हम इसी चैप्टर में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रैक्शन ऑफ फोर्स। क्या चीज़, फ्रैक्शन ऑफ फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। सिंबल क्या है इसका, F होता है, यानी फोर्स को F से जाहिर करते हैं। और ये जो डेफिनेशन क्या है कि व्हेन एवर अ बॉडी स्लाइड्स ओवर एनी सरफेस, द सरफेस टेंड्स टू रेजिस्ट द मोशन। तो किसी भी जिस्म को जब किसी सतह के ऊपर खींचा जाता है तो वो जो सतह है, सरफेस है, वो जो है रजिस्ट करती है। ठीक है, और उस फोर्स को जो है हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। द अपोजिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द सरफेस टू स्टॉप द मोशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये आप फ्रैक्शन की डेफिनेशन याद कर लेंगे, बस ये सब रीजन वगैरह इसका छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। अब है कि ये आपको याद करना है कि फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, फोर्स यानी इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो है फ्रैक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं या
अफेक्ट होते हैं, असरअंदाज होते हैं। वेट ऑफ बॉडी, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज एज द वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीज। देखें जितनी भारी चीज़ होगी, ठीक है ना, लाजमी सी बात है उसका उतना ही ज़्यादा जो है वो उसकी फ्रैक्शन होगी, यानी आपको उसको सतह पे उसी ज़्यादा कुव्वत चाहिए होगी उसको खींचने के लिए, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर। नॉर्मल फ्रैक्शन ऑफ सरफेस, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज एज द नॉर्मल reaction of force of the surface increases because normal reaction depends on the weight and it increase as weight increase। आपको पता है कि जिस तरह जो है वो फोर्स वेट बढ़ेगा तो उसका जो है फोर्स जो फ्रैक्शन है उसकी जो है वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी एज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस इंक्रीज। सरफेस रिएक्शन ऑफ सरफेस इंक्रीजिंग बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड ऑन द वेट एंड इट्स इंक्रीज एज वेट इज इंक्रीज। ठीक है, जैसा मैंने आपको बता दिया है कि जिस तरीके से सरफेस इंक्रीज होगी इसका वेट, तो इसकी जो रेजिस्टेंस की पावर हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। रफनेस ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, if the surface is rough then it has more force of action। जितनी सतह जो है वो रफ होगी, ख़राब होगी, खुरदुरी होगी, उतनी फ्रैक्शन की बहुत ज़्यादा होगी। इफ़ द सरफेस इज स्मूथ, और जितनी स्मूथ होगी वो फ्रैक्शन लेस होगी, यानी कम होगी फ्रैक्शन। सीधी सी बात आप यूँ समझ लीजिए कि आप जो है वो किसी बिल्कुल कोई रोड है बहुत अच्छी बनी हुई, ठीक है, उसकी सतह बहुत अच्छी बनी हुई है, जैसे शाहराह फैसल वगैरह, तो यहाँ फ्रैक्शन की बहुत कम होती है तो गाड़ी स्मूथ चलती है। और अगर आप कोई जो बहुत ख़राब सरफेस वाली रोड जो है जो अच्छी बनी उस पर गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ उसकी जो सतह होगी रेजिस्टेंस जो है वो फ्रैक्शन जो है वो उसकी ज़्यादा होगी, इस वजह से उसको स्मूथ नहीं चलेगी गाड़ी, ठीक है ना, ज़्यादा फोर्स चाहिए हमें। मैथमेटिकली इंटरप्रेशन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, मैथमेटिकली हम ये देखते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स जो है वो फ्रैक्शन के रफनेस के, ठीक है। या आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इजिकल टू लगाते हैं, तो आपको साथ में कांस्टेंट म्यू लगाना पड़ता है, तो एफ इजिकल टू म्यू आर, ठीक है। वेयर एफ इज़ द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, आर नॉर्मल सरफेस ऑफ द सरफेस, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है। और मैथमेटिकली इसका फार्मूला था म्यू इजिकल टू एफ अपॉन आर, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रैक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, इट हैज़, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जब म्यू जो है ना, देखिए ये था एफ अपॉन आर, जो भी जब ऑब्लिक में होता है या तो उसकी जो है वो कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फॉलोइंग्स आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन which act on a body when it is in a state of rest, then it is said to be static fraction। the force of fraction which act on a body, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो बॉडी के ऊपर असर होता है, जब बॉडी जो है वो रेस्ट हालत में होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रैक्शन कहते हैं। मैथमेटिकली ये फार्मूला वही होगा, सिर्फ ये स्टैटिक का एस जो है वो स्मॉल नीचे करके लिख दिया गया है, फिजिकल टू म्यू आर, ये आप समझ चुके हैं। अच्छा, इसी तरह काइनेटिक फ्रैक्शन जो है, ठीक है, कि द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन विच एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रैक्शन। जब जो है वो मोशन में होगी कोई चीज़, हालत हरकत में होगी तो वो काइनेटिक फ्रैक्शन करेगा। फार्मूला वही होगा, ठीक है ना, सिर्फ एस जो है स्टैटिक्स के लिए वो जो है आप जो है फार्मूला यही रखेंगे, एफ फिजिकल टू म्यू आर, ठीक है। ये के स्मॉल के जो है वो क्या बता रहा है, एफ के काइनेटिक फ्रैक्शन, रोलिंग फ्रैक्शन। इफ़ अ हैवी स्फेरिकल बॉडी इज सेट टू बी रोलिंग इट एक्सपीरियंसेस एन अपोजिंग फोर्स का रोलिंग फ्रैक्शन। और
व्हेन अ बॉडी रूल्स ओवर अ सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रैक्शन। देखें, ये कोई रोलिंग बॉडी है, गोल बॉडी है। अब इसका जो है वो इसको जब आप किसी गोल चीज़ को जो है ना वो किसी सरफेस के ऊपर धकेलेंगे तो वो आराम से चल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो सतह है, देखें रोलिंग बॉडी की, ये सिर्फ इतनी सी सतह जो है वो इससे टच हो रही है। तो जितनी कम सतह से बॉडी जो है वो टच होगी, इसको फ्रैक्शन की बहुत उतनी कम मिल रही होगी, इस वजह से ये आराम से जो है वो मूव कर जाएगा। अब आ जाइए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। हम पहले एडवांटेजेस देख रहे हैं, फ्रैक्शन के एडवांटेज क्या है। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। ये एडवांटेजेस हैं। इट प्रोड्यूस बैलेंस, हेल्प इन वॉकिंग। अब देखें, आम जिंदगी में हमारा फ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। अगर आप गौर करें, हम जब पैदल ज़मीन पे चल रहे होते हैं, रोड पे चल रहे हो, फुटपाथ पे, तो हम अपने पैर से जो है वो ज़मीन को पीछे करते हैं और उस अगेंस्ट में हम आगे बढ़ रहे होते हैं। फ्रैक्शन की वो जो है, इस वजह से हम चल रहे हैं ज़मीन पर। इट प्रोड्यूस ग्रिप इन जॉइंट, ठीक है ना। ये जो है वो जो प्रोड्यूस करता है ग्रिप जॉइंट में। इट मेक्स द ऑब्जेक्ट स्टेबल इन द पोजिशन, चीज़ों को जो है स्टेबल पोजीशन में रखता है। इट प्रोड्यूस हीट, ये जो है हीट प्रोड्यूस करता है। ये एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। मोर अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एनी ऑब्जेक्ट। मोर, बहुत ज़्यादा जो है फोर्स चाहिए होती है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है काम करने के लिए, ठीक है। इट प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रैक्शन, सरफेस डिस्ट्रॉय। फ्रैक्शन की वजह से चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं, ठीक है ना। अगर देखें, मिसाल के तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा खुरदरी सरफेस है, उसके ऊपर आप किसी चीज़ को जो है वो घसीटते हुए ले जाएंगे तो उसकी सरफेस क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। ये अब है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैक्शन, के किस तरीके से जो है ना वो फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं, यानी फ्रैक्शन की क़ुव्वत को रिड्यूस करते हैं। फॉलोइंग आर द मेथड यूज फॉर मिनिमाइजिंग फ्रैक्शन। वेरियस पार्ट ऑफ मशीन विच आर मूविंग ओवर वन अनदर आर प्रॉपरली लुब्रिकेटेड। देखें, आप देखें गाड़ियों के इंजन में और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर मशीनें चल रही होती हैं वहाँ पे लुब्रिकेट किया जाता है। क्या लुब्रिकेटेड का क्या मतलब होता है? ऑयल डाला जाता है, जैसे इंजन ऑयल वगैरह गाड़ियों में डालते हैं। क्यों? जब गाड़ी चलती है तो पिस्टन तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, तो उसकी फ्रैक्शन को कम करने के लिए हम ये डालते हैं ऑयल, ताकि कम से कम फ्रैक्शन हो और परफॉर्मेंस इसकी अच्छी हो, ठीक है। In machine, the sliding of various is usually replaced by rolling and this is done by ball bearing। ये जो स्लाइडिंग मशीन वगैरह मुख्तलिफ होती है, उनमें जो है वो बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है फ्रैक्शन कम करने के लिए, ठीक है ना। वेयर स्लाइडिंग इज़ अनअवॉइडेबल, अ थिक लेयर ऑफ ऑयल इज यूज, और बहुत ज़्यादा थिक लेयर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है सरफेस के, जहाँ पर जो है वो स्लाइडिंग अनअवॉइडेबल हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ताकि सरफेस चिकनी और मशीन वगैरह की मूवमेंट आराम से हो। द फ्रंट पार्ट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट शुड बी मेड ऑब्लिक। जो पार्ट जो मूव कर रहा होता है वो ताकि तेज़ी से जो है उसके ऊपर मूव करे, तो उसके अंदर लुब्रिकेशन वगैरह जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ें आपने जो है वो क्या की, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो आपने पढ़ी फ्रैक्शन की। ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम बात नेक्स्ट टॉपिक